हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने देखा था अर्थ के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करने वाले कणों पर कोरियोलिस बल पूर्व दिशा में लगता है और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत पश्चिम दिशा में बल लगता है और विस्थापन पश्चिम दिशा में होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे किसी कण को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसके कारण कोरियोलिस बल का मान क्या होगा और उसके कारण विस्थापन का मान ज्ञात करेंगे। तो मोशन रिलेटिव टू अर्थ वर्टिकली अपवर्ड। इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। तो माना किसी कण को प्रारंभिक वेग u के साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय त्वरण g के कारण इसके वेग में निरंतर कमी होती है। तो किसी समय t पर कण का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग v डैश इक्वल टू k कैप u माइनस gt। g गुरुत्वीय त्वरण है। चूंकि कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रहा है तो गति के समीकरण में त्वरण को माइनस g से रिप्लेस करते हैं और यह मंदन का कार्य करता है। इसके कारण कण के वेग में कमी आती है। कोणीय वेग लैम्डा अक्षांश पर कोणीय वेग के कंपोनेंट हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, उसी को हम लिख रहे हैं। ओमेगा वेक्टर इक्वल टू जे कैप डैश कॉस लैम्डा प्लस के कैप डैश साइन लैम्डा। जेड डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट और कॉस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट होता है। कोरियोलिस फोर्स का मान हमें पता है, कोणीय वेग और कण के वेग पर निर्भर करता है। कोरियोलिस फोर्स Fc इक्वल टू माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v डैश। ओमेगा क्रॉस v डैश सदिश गुणनफल है। इसका मान ज्ञात करने के लिए एक सारणिक को हल करते हैं। इसमें प्रथम रो जो होता है वो यूनिट वेक्टर i कैप डैश j कैप डैश और k कैप डैश होता है। नेक्स्ट फर्स्ट वेक्टर जो है ओमेगा, उसके तीनों कंपोनेंट रखते हैं। इसका केवल y और z कंपोनेंट है तो x कंपोनेंट इसका 0 हो जाएगा, तो 0। y कंपोनेंट है cos लैम्डा तो ओमेगा cos लैम्डा और z कंपोनेंट है ओमेगा sin लैम्डा। नेक्स्ट थर्ड रो आता है कण का वेग। चूंकि वेग जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होता है तो केवल z कंपोनेंट है, x और y कंपोनेंट 0 होंगे। z कंपोनेंट हो गया u माइनस gt माइनस 2m आगे रह गया। इस सारणिक को हल करते हैं तो हमें केवल x कंपोनेंट मिलेगा, y और z कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो मिलता है माइनस i कैप 2m u माइनस gt cos लैम्डा। अर्थात बल की जो दिशा है माइनस i कैप डायरेक्शन यानी पश्चिम की ओर। i कैप जो है वो पूर्व की ओर है, माइनस साइन के कारण बल की दिशा क्या हो गई, पश्चिम की ओर। तो जब कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल जो है पश्चिम दिशा में कार्य करता है और कण का विस्थापन भी पश्चिम दिशा में होगा। विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ हमें पता है, F इक्वल टू एम ए। तो F को हमने रिप्लेस कर दिया एम ए से। m विस्थापन बल है जो x दिशा में लग रहा है, एक्सिस के अनुदिश लग रहा है, तो त्वरण का x कंपोनेंट लिया m d2x डैश अपॉन dt स्क्वायर माइनस फोर्स का जो वैल्यू आया था माइनस 2m ओमेगा u माइनस gt cos लैम्डा। यहाँ पे z को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास u अपॉन z माइनस t बच गया। m को हमने दोनों साइड में कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारे पास त्वरण का मान आ जाता है d2x डैश अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा जी को हमने कॉमन लिया है, पीछे बच गया u अपॉन जी माइनस टी कॉस लैम्डा। ये त्वरण आ गया। वेग का मान ज्ञात करने के लिए
त्वरण को x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। समाकलन किया तो लेफ्ट हैंड साइड में d2x डैश अपॉन dt बच गया, राइट हैंड साइड में -2 ओमेगा जी कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, u अपॉन जी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में वेरिएबल आता है तो यहाँ पे t का मल्टीपल हो जाएगा, t का t² by 2 आता है तो t² by 2 हो गया। कॉस लैम्डा कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समाकलन किया है तो एक समाकलन का नियतांक आता है, समाकलन का नियतांक यहाँ पे यूज किया है हमने c, और c का मान ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक कंडीशन रखी जाती है। प्रारंभिक कंडीशन यानी t इक्वल टू 0 पर x दिशा में कण का वेग 0 है, क्योंकि कण को हमने प्रारंभ में ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका था, तो x दिशा में उसका वेग 0 होगा, क्योंकि ये वेग कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है, तो प्रारंभ में इसका मान 0 होता है। इससे c का मान आ गया 0। c का मान 0 रखने के पश्चात हमारे पास वेग का जो वैल्यू है वो आ जाएगा dx डैश अपॉन dt -2 ओमेगा जी ब्रैकेट में u बाई जी इंटू t -t² by 2 cos लैम्डा। अब हमें विस्थापन ज्ञात करना है। विस्थापन ज्ञात करने के लिए कण को वेग को एक बार और क्या करते हैं, समय के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने के पश्चात हमारे पास ये क्वांटिटी आई माइनस ये 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जी ओमेगा कॉस लैम्डा को हमने एक साथ लिख दिया है, u बाई जी, t का होता है t²by 2, t² by 2 है, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस t²by 2 था, 2 से 2 ये कैंसिल कर दिया, t² का हो गया t³ by 3, t की पावर 3 बटे 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस बार हमने नया कांस्टेंट डिफाइन किया है c डैश। c डैश का मान ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक कंडीशन हमने यूज करी, t इक्वल टू 0 यानी प्रारंभिक पोजीशन हमने मूल बिंदु लें तो x डैश इक्वल टू 0 आता है, उससे c डैश का मान आपके हमारे पास में 0। तो कुल विस्थापन हमारे पास आ गया x डैश इक्वल टू माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा ब्रैकेट में u बाई जी t² माइनस t³/3, समीकरण नंबर 3। ये जो विस्थापन है वो माइनस साइन के साथ आ रहा है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में कण का विस्थापन पश्चिम दिशा की ओर होता है, लेकिन अभी तक जो कण की गति है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति का पार्ट लिया, यानी कण को जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो एक हाईएस्ट बिंदु तक पहुंचेगा, तो उस समय पश्चिम दिशा में कोरियोलिस बल के कारण विस्थापन कितना हुआ वह ज्ञात किया है। जब कण यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर पहुंचेगा, उसके पश्चात गुरुत्वीय बल के अधीन कण पुनः नीचे की ओर गति करना प्रारंभ करता है, तो कण का विस्थापन क्या होगा फाइनली वो ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई पर जो हमने मान ज्ञात किया था उसके लिए हमने गति का प्रथम समीकरण एक बार और यूज किया, v इक्वल टू u प्लस at। तो इसका सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, v का मान अंतिम वेग 0 है तो v इक्वल टू 0 प्लस u प्रारंभिक वेग माइनस gt आएगा, क्योंकि कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करवा रहे हैं, तो t समय पर यह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा, तो t का मान आ गया u बाय जी, और गति के तीसरे समीकरण से v² बराबर u² माइनस 2gh, h अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु की प्रारंभिक बिंदु से हाइट है, दूरी है, अंतिम अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर अंतिम वेग 0 होता है तो v का मान 0 रख दिया, 0 इक्वल टू u² माइनस 2gh, तो u का मान आ गया आपके पास √2gh। तो u और t के इस मान को विस्थापन के समीकरण में रख दें तो हमारे पास विस्थापन का जो मान आएगा वो आ गया -2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h अपॉन जी की पावर 3/2। यहाँ पे u बाई जी एक आ रहा है, t² का मान u बाई जी है तो u बाई जी की पावर 3 हो गया, t का मान u बाई जी है तो u बाई जी की पावर 3 हो गया, दोनों से सॉल्व करेंगे तो 2/3 बचेगा माइनस का,
तो ये आ गया माइनस का 2/3 u/g। u का मान रखने पर हमारे पास ये समीकरण बनता है कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार हमने वेग का जो समीकरण था उसमें भी t का मान रख दिया और u के मान को प्रतिस्थापित कर दिया, तो हमारे पास वेग का मान आ जाएगा dx' इक्वल टू माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा ब्रैकेट में 2h/g। तो यह वेग और विस्थापन जो है वो अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर x दिशा में वेग और विस्थापन को व्यक्त करता है। अब अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के पश्चात कण पुनः गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में नीचे की ओर गति करता है और विस्थापन और वेग कंटिन्यू होगा x दिशा में। तो परिणामी मान ज्ञात करने के लिए हम इस स्थिति को, अधिकतम ऊंचाई की स्थिति को प्रारंभिक स्थिति मानते हैं। t इक्वल टू 0 पर x दिशा में विस्थापन और वेग के मान को समीकरण 4 और 5 से यूज कर सकते हैं। आफ्टर रीचिंग हाईएस्ट पॉइंट, यानी अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर पहुंचने के पश्चात कण पुनः नीचे की ओर गति करता है और कुल विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए वेग और विस्थापन की इन कंडीशंस को, अधिकतम ऊंचाई की कंडीशंस को हम प्रारंभिक कंडीशन लेते हैं और पुनः इसको हल करते हैं डाउनवर्ड मोशन के लिए, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति के लिए। तो गति का समीकरण हमारे पास आ गया d2x' dt² इक्वल टू 2g ओमेगा कॉस लैम्डा। क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है तो त्वरण का मान हमने वहां से ज्ञात कर लिया 2g कॉस लैम्डा t। यह समीकरण हमने ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करने वाले कण के लिए भी आया था, सेम उसी प्रकार का समीकरण हमारे पास मिल गया। त्वरण हमने ज्ञात कर लिया है, वेग का मान ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे t के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बचेगा dx' इक्वल टू g ओमेगा कॉस लैम्डा, t का हो गया t²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल t² बच गया, प्लस समाकलन का एक नियतांक, इसे हमने इस बार डिनोट किया है a से। a का मान ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक कंडीशन यूज करते हैं। प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर कण का जो वेग था वो हमने पहले ज्ञात कर चुके हैं, dx' इक्वल टू माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h/g, समीकरण नंबर 4 से वही हमने यूज कर लिया। ये a के मान के तुल्य होगा। इससे हमारे पास वेग का, x दिशा में वेग का जो कुल मान है वो आ गया dx', a का मान रख दिया और इसको हल कर लिया तो हमारे पास ये मान आ गया dx'/dt इक्वल टू 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा ब्रैकेट में t²/2 माइनस h/g, या h/g को 2h/2g की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ताकि आगे हमें सुविधा रहेगी इसको हल करने में। एक बार और इसका अवकलन करें t के सापेक्ष तो हमारे पास विस्थापन आएगा। विस्थापन के लिए पुनः t के सापेक्ष समाकलन किया तो x' इक्वल टू बच गया 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा ब्रैकेट में t² का होता है t³ 2 ऑलरेडी है तो t³/6 2h/2g इंटू t प्लस समाकलन का नियतांक b। मान ज्ञात करने के लिए पुनः प्रारंभिक कंडीशन t इक्वल टू 0 पर विस्थापन, अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर जो विस्थापन था हम पहले ज्ञात कर चुके हैं समीकरण नंबर 3 में, उसको यूज कर लिया तो हमारे पास b का मान आ जाएगा ये। b के इस मान को विस्थापन के समीकरण में रखने पर हमारे पास कुल विस्थापन का जो मान है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है x' इक्वल टू 2g ओमेगा कॉस लैम्डा ब्रैकेट में t³/6 माइनस 2h/2g इंटू t माइनस 2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा ब्रैकेट में 2h/g की पावर 3/2। अधिकतम ऊंचाई के बिंदु से पुनः पृथ्वी तल तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो हम t इक्वल टू 2h/g की पावर 1/2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। यह मान हम गति के द्वितीय समीकरण, विस्थापन का जो समीकरण है उससे ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at²। a का मान ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति के लिए प्लस g रखते हैं
और u कण का प्रारंभिक वेग जो है वह शून्य होता है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्योंकि हमने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के पश्चात कण केवल गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव में प्रारंभिक वेग 0 से गति स्टार्ट करता है। तो हमारे पास समीकरण बच गया h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और उससे t का मान कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है t इक्वल टू 2h अपॉन जी की पावर 1/3। यह ठीक उसी प्रकार है जैसा हमने पिछले टॉपिक में किया था ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करते हुए कण के लिए, जिसको प्रारंभिक वेग 0 से नीचे की ओर गति प्रारंभ किया था। तो t के ये मान को विस्थापन के समीकरण में रखने पर जो कुल विस्थापन हमें प्राप्त होता है कोरियोलिस बल के कारण x दिशा में, वह मिलता है 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा। t का मान रख दिया यहाँ पे 2h अपॉन जी की पावर 3/2, 2h अपॉन जी इंटू टी है तो इसकी पावर भी 3/2, यहाँ पे भी पावर 3/2, सभी टर्म्स में इसमें मिलता है 1/6 का फैक्टर, यहाँ पे 1/2 माइनस, यहाँ पे माइनस 1/3। हल कर लें इनको तो हमारे पास ये बचता है 2/3, और 2 ऑलरेडी है माइनस का, तो -4/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h अपॉन जी की पावर 3/2। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी कण को प्रारंभिक वेग u के साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो कण का विस्थापन पश्चिम दिशा में होता है, और पश्चिम दिशा में कुल विस्थापन का मान इस समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि दक्षिणी गोलार्ध में हम इसी को हल करें तो दक्षिणी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करने वाले कण पर जो कोरियोलिस बल है उसका मान पूर्व दिशा में होता है और विस्थापन भी पूर्व दिशा में होगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।